नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। जब से सियासत के साथ सेक्स जैसा अल्फाज जुड़ा तब से साजिशों का सिलसिला शुरू हो गया। हाल में फिजा और गीतिका शर्मा की संदिग्ध मौतों ने साजिशों को लेकर ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे न्यूज हेड प्रताप राव भी। दरअसल सियासत पर नजर डालें तो सेक्स का नाता पुराना नजर आता है। चर्चा से पहले आइए नजर डाल लेते हैं भारतीय की राजनीति से जुड़े चर्चित किस्सों पर। बैल जी के कुछ शब्द हैं। सियासत का नशा शिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। देश की राजनीति आज उस जगह पर पहुंचती जा रही है कि इस तरह की तहरीर भी सही लगती है। औरत की अति महत्वाकांक्षा और सियासत के बाज देश को गंदा करते जा रहे हैं। फिजा मोहम्मद, गीतिका शर्मा, मधुमिता शुक्ला, भंवरी देवी जैसे मामले बार बार गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकाल देते हैं। औरत की अति महत्वाकांक्षा जब जब सियासत से टकराती है तब तब सियासत नंगी हो जाती है और इसके परिणाम भी बहुत ही खतरनाक तरीके से सामने आते हैं। औरत की ये अति महत्वाकांक्षा उसे किस मोड़ पर पहुंचा देगी, अगर इस बात को वो पहले से ही सोच ले तो शायद इस तरह के मामले सामने ही ना आए। फिजा मोहम्मद उर्फ अनुराधा बाली की संदिग्ध मौत ने एक बार फिर से ऐसे बहुत से सवालों को खड़ा कर दिया है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री से शादी करके पहले फिजा खूब चर्चाएं बटोर चुकी है। अब फिजा की मौत एक बार फिर राजनीति के गलियारों की तरफ शक की सुई ले जा रही है। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या के तार भी इस सियासत के खेल से ही जुड़े हुए हैं। शहला मसूद मामले में भी हम राजनीति की ये तस्वीर देख चुके हैं। वास्तव में इस तरह के सभी मामले राजनीति पर कलंक लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालों को भी खड़े करते हैं कि आखिर ये वारदातें क्यों होती हैं। सब कुछ जानते हुए भी आखिर क्यों कोई औरत इस चक्रव्यूह में फंसने को तैयार हो जाती है। फिजा जानती थी कि चांद मोहम्मद शादीशुदा है। मधुमिता शुक्ला जानती थी कि अमरमणि त्रिपाठी की शादी हो चुकी है। भंवरी देवी खुद आगे से इन सियासतदारों के करीब जाने की कोशिश करती थी। वास्तव में अगर देखें तो आकाश में उड़ने की हसरत में एक औरत इतनी अंधी हो जाती है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन ऐसी उड़ानों का अंजाम भी वही होता है जो इन घटनाओं में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। चांद मोहम्मद और फिजा की अगर बात की जाए तो देश के हर कोने में आज चर्चा है, लेकिन सवाल ये है कि फिजा की मौत संदिग्ध हुई तो क्यों। इससे ज्यादा अहम एक और सवाल है कि ऐसी नौबत आई क्यों। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रमोहन की पूर्व पत्नी फिजा उर्फ अनुराधा बाली का शव चंडीगढ़ स्थित उनके आवास से मिला तो एक बार फिर राजनीतिक हलकों में हलचलें शुरू हो गई। ये हत्या है या आत्महत्या, इस बात का तो पता बाद में चलेगा, लेकिन राजनीति काफी गर्म हो गई है। चांद और फिजा के चर्चे हरियाणा की हवाओं में कई सालों तक चलते रहे हैं। अनुराधा बाली ने अपना नाम बदलकर फिजा रख लिया था और हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन उर्फ चांद मोहम्मद से शादी कर ली। भारी दबाव के बाद चंद्रमोहन इनसे अलग हो गए थे। इसके बाद से फिजा चंद्रमोहन पर लगातार आरोप लगाती रही हैं कि उनकी भावनाओं के साथ चंद्रमोहन ने खिलवाड़ किया है। फिजा हरियाणा की पूर्व एडवोकेट जनरल रह चुकी हैं। फिजा ने 2009 में भी कथित तौर पर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद इन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। अब फिजा की मौत के बाद एक बार फिर से बहुत से सवाल खड़े हो गए हैं और इन सब में सबसे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि फिजा की मौत हत्या है या आत्महत्या, और अगर हत्या है तो फिर कौन है वो हत्यारा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। दरअसल अंजाम सामने है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, जिस तरह से जो मिसालें कुछ हमने देखी, क्या सिर्फ सियासत में एंट्री का एक ये रास्ता नजर आता है? क्या कारण है कि बार बार फिजा मरती है, कभी गीतिका मरती है, कभी मधुमिता मरती है? तमाम इतिहास पर भी नजर डालें तो इस तरह की मिसालें बहुत केवल इसे केवल एक पक्ष से नहीं देखा जाना चाहिए। ये केवल महिलाओं के राजनीति में एंट्री करने की अति महत्वाकांक्षा का ही ये परिणाम नहीं है। ये दूसरी बात ये भी है कि जब आदमी सत्ता और वित्त से संपूर्ण हो जाता है और उसके सत्ता मद में आ जाता है तो उसका अगला कदम सेक्स की ओर होता है।
कुल मिलाकर ये देखा गया है कि जब अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति ऐसे पद पे पहुंच जाते हैं जहां उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे लेने लगती हैं, तो उनके सेक्स के जो दिमाग है वो काम करने लगता है। हमने देखा है कि बड़े बड़े जो शासक हैं, बड़े बड़े जो प्रशासक हैं, वो इसी कारण नीचे आए और अस्ताचल को हुए। उसका कारण बहुत बड़ा यही था कि सत्ता प्राप्ति के बाद जो एक घमंड, एक अहंकार और हर चीज पाने की जो एक लालसा और हर चीज पर अपने अधिकार का जो एक घमंड है, वो इन्हें इस दिशा की ओर ले जाता है। और ऐसा मैं अश्विनी, ऐसा ही नहीं है, एक साइकोलॉजिस्ट से मेरी बात भी हुई इस विषय में कि आखिर में ऐसा क्या होता है कि कुर्सी के इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद आदमी दिशा भटक जाता है। तो कुल मिलाकर व्यक्ति में ताकत पाने की एक बहुत अति महत्वाकांक्षा होती है। हर कमजोर से कमजोर आदमी में भी ताकतवर बनने के बाद वो क्या पाना चाहता है, ये उसका बेसिक उसमें छुपा हुआ है, जो कि प्रिमिटिव स्टेज, यानी कि हमारी जो सृष्टि का जो शुरुआत हुई थी, तब जब केवल औरत और आदमी थे, तब उस समय भी पशुओं में भी ये प्रवृत्ति होती है कि औरत को पाने की जो एक अति महत्वाकांक्षा उसे उस ओर ले जाती है। जहां जो लोग संयम से इसे कंट्रोल कर पाते हैं, उन लोगों के साथ दिक्कत नहीं होती है। अश्विनी, कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं वो सामने नजर आती। प्रताप जी, क्या साजिश भी इससे जुड़ी है? देखो, साजिश की बात आगे की आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में इस स्तर तक क्यों पहुंच जाता है आदमी। हमने देखा है कि इस देश में हमने देखा कि लंका कांड हुआ। राम ने लंका, सोने की लंका को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया जब देखा कि रावण अति महत्वाकांक्षी एक व्यक्ति, जिसने देवों को भी अपने कब्जे में कर लिया था, ऐसा प्रकांड विद्वान भी था, ऐसा कुशल प्रशासक भी था, वो जब अति महत्वाकांक्षी होकर सीता को प्राप्त करने के लिए सारी सीमाएं लांघ जाता है, लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता को उठा लाता है लंका में, तो लंका को ध्वस्त करने के लिए राम निकल पड़ते हैं और राम ध्वस्त कर देते हैं। कुल मिलाकर हश्र यही होता है अंततः किसी भी राजनेता का और राजनीति का। यही हाल हमने फिर द्वापर में देखा, जब द्वापर की शुरुआत कैसे हुई। शांतनु का जब आसक्ति, जब जो मत्स्य कन्या के प्रति हो जाती है, और हम मिसाल के तौर पर देख सकते हैं कि आखिर क्या हुआ था इतिहास में, क्या हुआ रामायण के काल में, क्या हुआ महाभारत के काल में, क्या वहां भी सियासत, सेक्स और साजिश का कुछ नाता था। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे इतिहास और हमारे धर्म ग्रंथों का पीला पन्ना हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि वासना ने हमेशा बड़े से बड़े साम्राज्यों का पतन कर दिया है। हमारा इतिहास इस बात का भी गवाह है कि सेक्स ने हमेशा सियासत की लुटिया ही डुबोई है। त्रेता युग से लेकर सतयुग तक कई बार ऐसे अध्याय देखने को मिले हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र की अय्यासियां कई बार उसके सिंहासन के लिए खतरा बन गई थी। रामायण की अगर बात करें तो रावण ने सीता को पाने के लिए उसका अपहरण कर लिया था और बाद में रावण के पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। महाभारत काल में भी ऐसा कई बार सामने आया। शांतनु ने वासना के लिए जो कुछ भी किया, वास्तव में वही महाभारत युद्ध का कारण बना। द्रौपदी को पाने की लालसा भी महाभारत युद्ध का कारण बनी। कौरवों के विनाश का भी यही कारण था। न केवल भारत बल्कि दुनिया के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। महान विश्व विजेता सिकंदर और नेपोलियन के साम्राज्य भी कई बार उनकी अय्यासियों के कारण ही खतरे में पड़ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो मिसाल हमारे सामने है, ऐसा नहीं है कि आज ही ये हो रहा है। प्रताप जी, जिस तरह से अगर फिजा और चांद मोहम्मद की जो स्टोरी हमने देखी, क्या हुआ, क्या लगता है ये हमारी साजिश थी? ये हमारी राजनीति के गिरते हुए स्तर का नमूना है कि एक पूर्व चीफ मिनिस्टर का बेटा और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक शादीशुदा व्यक्ति, 2 बच्चों का बाप, किस तरह से एक महिला से आसक्त हो जाता है। आसक्त होने के बाद चीफ मिनिस्टर रहते हुए, जिसके पास होम डिपार्टमेंट भी था, अचानक गायब हो जाता है। पूरी सरकार चिंता में पड़ जाती है, पूरा देश हिल जाता है कि आखिर में इतने बड़े नेता भजन लाल का बेटा और हरियाणा का डिप्टी सीएम कहाँ गायब हो गया। पूरे देश में तहलका मच जाता है। तो पता चलता है कि आखिर में वो अपनी प्रेमिका के साथ कहीं से निकल और चांद मोहम्मद बन के निकलते हैं। तो ये एक इतना बड़ा घटिया उदाहरण था। चांद मोहम्मद जैसे लोगों को निश्चित तौर पे उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने ना केवल समाज के साथ बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे विश्वास के साथ भी धोखा किया। ऐसे व्यक्ति ने एक महिला की आसक्ति में
अपने पूरी की पूरी उस परंपरा को नष्ट किया। निश्चित तौर पे चांद मोहम्मद को लेकिन कोई सजा नहीं मिली, चांद मोहम्मद वापस अपने घर आ गए, चांद मोहम्मद की एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। सबसे ज़्यादा नुकसान फिजा को हुआ। ऐसे मामले में अश्विनी एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि मधुलिका से लेकर अभी तक के तमाम जितने उदाहरण हैं, भुगतना महिला को पड़ता है। पुरुष ऐसे मामलों में सियासत के मदहोश में सब कुछ कर जाता है और फिर माफ़ी कह के छूट भी जाता है, लेकिन महिला के साथ उसकी ज़िंदगी दोजक में बदल जाती है। कुल मिलाकर हमने देखा कि एक के बाद एक महिलाएं, शैला मसूद, मधुलिका, गीतिका जो कि ताज़ा उदाहरण है, और फिजा, ये सारे ऐसे उदाहरण हैं, और राजस्थान से भंवरी, सारे ऐसे उदाहरण हैं जो साफ तौर पे जाहिर करते हैं कि इस तरह से उपयोग के बाद सत्तासीन पुरुष वो किस तरह से महिला का दुरुपयोग करके उन्हें किस तरह से मरने को मजबूर कर देते हैं, मार डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। निश्चित तौर पे एक खतरनाक मोड़ भी है सियासत का, जो इसे केवल साजिश नहीं कहना चाहिए, ये निश्चित तौर पे ये एक हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर में सत्ता में पहुंचने के बाद जनता का इतना विश्वास जीतने के बाद आदमी क्यों बदल जाता है और उन्हें कैसे पकड़ के रखा जाए। औरत की महत्वाकांक्षा कहीं नजर नहीं आती। देखो एक बात, हमें ये दूसरा पक्ष है कि ये एक प्रिकॉशनरी पक्ष है। जब पुरुष महत्वाकांक्षी हो सकता है तो हम क्यों नहीं उस बराबरी की जो हिस्सेदारी वाली महिला को इस बात को कह के रोकें कि आप महत्वाकांक्षी मत होइए जी, आप अति महत्वाकांक्षी, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या विधायक या मुख्यमंत्री बनने का सपना मत पालिए। ये किसी महिला को कैसे कहा जा सकता है? लोकतंत्र में ये कहना बहुत गलत है। इसलिए किसी महत्वाकांक्षा के कारण महिला का ये पतन हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पे महिला महत्वाकांक्षा की जगह वो गलत रास्ते अगर चक्रों में पड़ जाती है, ऐसे गलत सत्तासीन लोगों के हत्थे चढ़ जाती है, यदि ब्लैकमेल हो जाती है, तो उससे बचने के लिए बहुत जरूरी है कि जो राजनीति में आती हैं महिलाएं, जो आना चाहती हैं महिलाएं, जो राजनीतिज्ञों से संपर्क में रहती हैं महिलाएं, ऐसी महिलाओं को निश्चित तौर पे जागरूक होना चाहिए। ऐसी महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर हमेशा खड़े रहना चाहिए और उनके खिलाफ कोई किसी भी तरह की कार्रवाई कर सके ऐसी किसी राजनेता की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। लेकिन ये कह के हम ये नहीं कह सकते कि कोई महिला महत्वाकांक्षी नहीं हो। अश्विनी जी बिल्कुल प्रताप जी, चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली से हामिद अंसारी देश के दूसरी बार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। यूपीए के उम्मीदवार अंसारी ने 490 वोट हासिल कर एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह को हराया है। जसवंत सिंह को 238 वोट मिले हैं। इससे पहले उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान आज सुबह हुआ था, जिसके बाद ये नतीजों का ऐलान अब से कुछ देर पहले हुआ है। 790 में से 740 सांसदों ने वोट डाले थे। विलासराव देशमुख और शत्रुघ्न सिन्हा तबीयत खराब होने के कारण वोट नहीं दे पाए थे। फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि हामिद अंसारी दूसरी बार देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरा ऐसा मामला है जब एक शख्स लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति चुना गया है। कोलकाता में जन्मे हामिद अंसारी कई देशों में राजदूत भी रह चुके हैं। इससे पहले 2007 में हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति चुने गए थे। इस बार यूपीए के उम्मीदवार हामिद अंसारी दूसरी बार लगातार उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर। आज का मुद्दा में चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक।